Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Adnan Yusuf, visiting lecturer at University of Education, Dera Ghazi Khan campus. The course which is allocated to me in BS Chemistry, 4th semester, is Industrial Chemistry. And today we are going to discuss third lecture of our coursework. Bismillahirrahmanirrahim. Students, in the previous lecture, we have discussed the unit process. And in the unit process, we have discussed polymerization process. And we said that the polymerization is the very important process in the organic chemistry. We also said that the polymerization word came from two Greek words. One is poly, which means many, and other is meros, which means parts. It means polymer contain many parts, and these parts are small repeating units, and these repeating units are called as monomer. Now what it means? Students, इसका मतलब है कि एक लफ्ज जो है पॉलीमर वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है हमारे पास। एक है पोली जिसका मतलब है बहुत सारे, और मैरोज मीन्स पार्ट्स जिसका मतलब है हिस्से। यानी एक पॉलीमर जो है वो बहुत सारे हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। यह हिस्से जो हैं वो हिस्सों से मिलकर बना होता है। अब वो जो हिस्से हैं उनको क्या कहते हैं? वो जो स्मॉल छोटे छोटे हिस्से हैं जिनसे मिलकर हमारा पॉलीमर बना होता है उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। सो वी कैन डिफाइन अ polymerization process is the process in which small repeating units are combined with each other through a covalent bond and form a large molecule which is known as polymer, is known as polymerization. So students, हम polymerization को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Polymerization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम मोनोमर कहते हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बेटा जी पॉलीमर, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं polymerization. After that, we have discussed some conditions for the monomers. First one was the monomer must have reactive functional group, and second one was the monomer not form a cyclic product after the initiation. So इसका मतलब है बेटा जी हमने मोनोमर्स के बारे में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। उनमें सबसे पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि मोनोमर के अंदर कोई ना कोई जो है हमारे पास रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए ताकि वो अगले जो आपके मोनोमर्स हैं उनके साथ वो रिएक्शन करके हमारी जो पॉलीमर की चेन है उसको प्रोपगेट कर सके। इसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि जो हमारे मोनोमर्स हैं उनको साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो साइक्लिक प्रोडक्ट हमें देते हैं तो हमारी चेन जो है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, वो आगे चल ही नहीं सकेगी। जब वो आगे नहीं चलती तो हमारा पॉलीमर जो हमारा डिजायर्ड पॉलीमर है वो हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारा जो मोनोमर है उसको साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। सो here now we will discuss the types of polymer or the general classes of polymer, which are addition polymer and condensation polymer. तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ये जो पॉलीमर है इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। दो मेजर क्लासेस हैं इनकी पॉलीमर्स की। एक को कहते हैं आप एडिशन पॉलीमर और दूसरे को कहते हैं आप कंडेंसेशन पॉलीमर। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss what are addition polymers, and after that
condensation polymer. First of all, addition polymers or chain polymerization. Student, that addition polymer or chain polymerization include three major stages. First one is initiation, second one is propagation, and the third one is termination. What it means about three stages? बेटा जी ये जो थ्री स्टेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, इसमें क्या होता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। उसके बाद प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्रोपेगेशन में ये होता है बेटा जी, जो हम रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ फर्स्ट स्टेप में, उसमें क्या होता है कि नए मोनोमर्स ऐड होते जाते हैं और वो जो हमारी पॉलीमर की चेन है वो बढ़ती जाती है। और थर्ड स्टेज जो है इसकी टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की बेटा जी हदबंदी करना या किसी भी चीज को रोकना। तो वो जो हमारी प्रोपेगेटिंग चेन है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, अब हम क्या करते हैं कि लास्ट स्टेप पे कोई ना कोई टर्मिनेटिंग एजेंट उसमें ऐड करते हैं, तो वो जो हमारी प्रोपेगेटिंग चेन होती है वो उसको वहां पे स्टॉप कर देता है। अब ये जो लास्ट स्टेप था इसको कहते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप और द टर्मिनेशन स्टेज। There are different addition polymers examples. First one is polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride and the polystyrene. बेटा जी बहुत सारे हमारे पास पॉलीमर्स ऐसे हैं जो एडिशन पॉलीमर्स हैं और हम उन्हें डेली इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हमारे पास है पोलीइथाइलीन है, पोलीप्रोपाइलीन है, हमारे पास पोलीविनाइल क्लोराइड है, पोलीस्टाइरीन है। आफ्टर दैट there is condensation polymer or step reaction polymerization. This involves condensation reaction between two polyfunctional molecules, sometimes with the elimination of a small molecule such as water. बेटा जी एडिशन पॉलीमर्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स को। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं बेटा जी, इनके अंदर क्या होता है, दो पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स जो होते हैं वो आपस में कंडेंस होते हैं और उनकी वो जो कंडेंसेशन है उसके नतीजे में वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करते हैं। वो स्मॉल मॉलिक्यूल या तो वाटर हो सकता है या अमोनिया हो सकता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बेटा जी बेस्ट एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66। इसमें दो मोनोमर्स यूज करते हैं हम बेटा जी। एक है हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और दूसरा है हमारे पास एडिपिक एसिड। अब इसमें होता क्या है बेसिकली बेटा जी, इसमें क्या होता है कि वो जो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के अमाइनो ग्रुप्स हैं वो कंडेंस होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एडिपिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच होता है उसके साथ। जब ये आपस में कंडेंस होते हैं तो इनके कंडेंस होने के नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है और उसके रिमूवल के साथ यहाँ पे अब एक बॉन्ड बन जाता है अमाइन जो कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का है और कार्बोनिल कार्बन जो कि एडिपिक एसिड का है उसके दरमियान। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास नायलॉन 66 का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है या नायलॉन 66 का पॉलीमर हमारे पास बन जाता है। अगर क्या है बेटा जी, एक से ज्यादा है हमारे पास तो वैसे भी पॉलीफंक्शनल है, और बेटा जी अगर दो से ज्यादा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर क्रॉस लिंक्स पॉलीमर्स आपस में बन जाते हैं। यानी पहले तो हम जैसे हमने नायलॉन 66 के साथ देखा कि आपस में ऐसे एक दूसरे के सामने सामने अटैच होते गए, तो फिर जब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो सामने की बजाय फिर ऊपर नीचे भी इनकी अटैचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनते हैं। Students, after the understanding of addition polymers and the condensation polymers, we are going to discuss free radical polymerization. Students, free radical polymerization is basically mechanism for the addition polymers. It includes three steps. First one is initiation, second one is propagation, and the third one is termination. There are several polymers which are found by the free radical polymerization, which are
polystyrene, polymethyl methacrylate, polyvinyl acetate and branched polyethylene। बेटा जी, कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर्स की तारीफें और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बुनियादी तौर पे एडिशन पॉलीमर्स का मैकेनिज्म होता है। ये जो है 3 स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। एक हमारे पास होता है इनिशिएशन, उसके बाद होता है प्रोपेगेशन और उसके बाद इसके अंदर होता है टर्मिनेशन। अब बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हमारे पास बनते हैं, जिनमें हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट है, पॉलीविनाइल एसीटेट है और इसके बाद ब्रांच्ड पॉलीमर्स है, या आप इसको कह सकते हैं ब्रांच्ड पॉलीइथाइलीन जो है वो इसके अंदर शामिल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन को। इनिशिएशन, द होल प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ विद अ molecule called an initiator. This is a molecule like benzoyl peroxide or 2,2-isobutyryl nitride. The special characteristics of these molecules is that they have an ability to split in unusual way. When they split, the pair of electrons in the bond which is broken separate to produce 2 initiator fragments, each of which has 1 unpaired electron. बेटा जी, ये जो इनिशिएशन स्टेप होता है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ स्टार्ट होता है जिसको आप कहते हैं इनिशिएटर। उसकी इनिशिएटर की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है या फिर हमारे पास 2,2-isobutyryl नाइट्राइल है। ये करते क्या है, इनकी क्या खूबी होती है? इनकी खूबी ये होती है कि ये आपका ये जो मॉलिक्यूल होता है उसको अनयूजुअल वे में स्प्लिट कर देते हैं, या खुद ये जो है अनयूजुअल वे में स्प्लिट हो जाते हैं। जब ये स्प्लिट होते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये 2 फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। वो जो 2 फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप कहते हैं इनिशिएटर फ्रेगमेंट्स। और अब हर फ्रेगमेंट जो है उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप कहते हैं फ्री रेडिकल। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन फर्स्ट स्टेप, दैट फ्री रेडिकल और इनिशिएटर विल अटैक एट द न्यू मोनोमर। फॉर एग्जांपल, दैट न्यू मोनोमर इज ethylene or vinyl monomer. Ethylene has a pair of electrons on which a free radical or initiator can attack easily. What will be the result of attacking of free radical or initiator on a monomer molecule? A new chemical bond is formed between the initiator fragment and one of the double bond carbons of monomer molecule. This electron, having nowhere else to go, associate itself with the carbon atom which is not bonded to the initiator fragment. This whole process, the breakdown of initiator molecule to form radicals, followed by the radicals reaction with the monomer molecule, is called as initiation step of polymerization. What it means? इसका मतलब ये है कि जो पहले स्टेप में हमारे पास फ्री रेडिकल बना था जिसको हमने इनिशिएटर कहा था, वो क्या करेगा, वो एक नए मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा। अब वो नया मोनोमर जो है हमारे पास विनाइल मोनोमर है, जैसे कि हमारे पास इथाइलीन है। इथाइलीन के अंदर क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर आपका इनिशिएटर या फिर जो फ्री रेडिकल होता है वो इजीली अटैक कर सकता है। जब वो अटैक करेगा तो अटैक के बाद वो जो इनिशिएटर होगा उसके दरमियान और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक कार्बन के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड बनेगा।
अब चूंकि आपको पता है फ्री रेडिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो जिसने आगे बॉन्डिंग करनी होती है। अब उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, अब डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है जाके उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो अगला जो कार्बन जिसके साथ उसका वो जो आपका इनिशिएटर है उसका बॉन्ड नहीं बना उसके ऊपर चला जाएगा। अब जब वो उसके ऊपर जाएगा एक और जो हमारे पास क्या है नया फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस था जिसमें हमारे इनिशिएटर ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, इनिशिएटर और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना और कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और उसके नतीजे में एक और फ्री रेडिकल बना। ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं इनिशिएशन प्रोसेस या इनिशिएशन स्टेप। After the initiation, there is propagation. This new radical reacts with another ethylene molecule in the exact same way as the initiator fragment did. A free radical is formed when this reaction takes place over and over again and the chain is grown. The adding of more and more monomer molecules to the growing chain is called as propagation. Because we keep remaking the radicals, we can keep adding the more and more ethylene molecule and build a long chain. Self-propagating reaction like this are called as chain reaction. What is the meaning of propagation? यानी इस propagation में हमने किया क्या है? इनिशिएशन स्टेप के अंदर वो जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना था, जो कार्बन के ऊपर अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया था, वो जो फ्री रेडिकल बना था वो क्या करेगा, वो मजीद इथाइलिन मोनोमर्स के साथ ऐड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमारा इनिशिएटर और कार्बन के दरमियान वो बॉन्ड बना था, बिल्कुल उसी तरीके से अब हमारे पास वो जो कार्बन रेडिकल है और दूसरा कार्बन इथाइलिन का जो है उनके दरमियान ऐसे बॉन्ड बनेगा और फिर ऐसे रेडिकल्स जो है वो बनते जाएंगे और नए मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे। ये जो तरीका है जिसमें चेन हमारी ग्रो करती जाती है नए नए मोनोमर्स को ऐड करने से, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन। अब क्योंकि हम हर स्टेप के बाद एक रेडिकल बना लेते हैं और फिर अब अगर हम नए इथाइलिन ऐड करते जाएं तो हमारा जो हमारा पॉलीमर है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह की ये जो सेल्फ प्रोपेगेशन होती है इसको कहते हैं हम चेन रिएक्शंस। Now, the final step is termination. Termination is the third and final step of chain growth polymerization. Free radicals are unstable and eventually they find a way to become paired without generating a new radical. Then the chain reaction will grind to halt. This happens in several ways. The simplest way is for two growing chain ends to find each other. The two unpaired electrons then join to form a pair and new chemical bond joining their respective chains. This is called coupling. हमारे पास ये जो लास्ट स्टेज है वो टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि वो जो हमारी चेन जो ग्रो कर रही होती है उसकी ग्रोथ को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब हमें पता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, खुद को पेयर्ड करते हैं। अब उनको पेयर्ड होने के लिए ये जरूरी है कि वो जो पेयर्ड हो कोई दूसरा रेडिकल ना बना दे उससे। तो बहुत सारे अलग अलग वेज हैं इनको टर्मिनेट करने के। जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि दो ग्रोइंग चेन्स जो हैं जो ग्रो कर रही हो जिनके ऊपर फ्री रेडिकल्स बन रहे हो वो क्या करें, एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन हो जाए और जब वो कंबाइन हो तो उनके दरमियान एक नया बॉन्ड बन जाएगा और वो जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो पेयर्ड अप हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें दोनों चेन्स जो ग्रो कर रही थी वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई और एक नया केमिकल बॉन्ड बन गया, इस प्रोसेस को कहते हैं कपलिंग।
कपलिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है किसी भी चेन को टर्मिनेट करने का। Another way in which the unpaired electron can shut down polymerization is called disproportionation reaction. In disproportionation, the unpaired electrons of one chain find an electron in the carbon hydrogen bond of the next carbon atom, forming a double bond at the end of the polymer chain. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पहला वे तो ये है कि कपलिंग हो जाए ना, आपकी जो चेन्स हैं दो ग्रो कर रही हैं उनके दरमियान कपलिंग हो जाए और हमारा ये जो रिएक्शन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। दूसरा होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमारे पास सेम ही रिएक्शंस के अंदर हो रही हो, उनको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है उसके नतीजे में क्या होता है कि डबल बॉन्ड बन जाता है एंड में पॉलीमर के, और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, जिसके जरिए वो जो हमारी चेन है वो क्या कर जाती है, उसकी टर्मिनेशन हो जाती है और वो जो हमारा पॉलीमर है वो एक न्यू पॉलीमर बन जाता है और फ्री रेडिकल्स भी जो हैं इस तरीके से डिमोलिश्ड हो जाते हैं। ये था लास्ट स्टेप जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा वो जो ग्रोइंग पॉलीमर है उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब हमने ये जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन था इसमें हमने तीन चीजों को डिस्कस किया। इनिशिएशन को डिस्कस किया जिसके अंदर हमारा वो फ्री रेडिकल बने थे। उसके बाद हमने प्रोपेगेशन को डिस्कस किया जिसके अंदर हमारी चेन जो है मजीद बढ़ रही थी, नए रेडिकल्स बन रहे थे। इसके बाद टर्मिनेशन हमने डिस्कस किया। टर्मिनेशन में हमने क्या किया कि वो जो हमारी ग्रोइंग चेन थी उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया है हमने, या तो फिर वो कपलिंग के जरिए स्टॉप किया, या फिर लास्ट पे हमने क्या किया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो हैं वो डबल बॉन्ड जो है एट द एंड ऑफ आपका पॉलीमर बनेगा और उस तरीके से हमारी क्या कर सकती है, वो जो चेन है उसकी ग्रोथ रुक सकती है। ये जो तीन वे थे ये हमारे पास थे, जो मैकेनिज्म जिसको फॉलो करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों प्रोसेस जो है वो दिखाए हुए हैं, इनिशिएशन भी, प्रोपेगेशन भी और टर्मिनेशन भी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ये है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान होमोलिटिकल क्लीवेज होगी। जब होमोलिटिकल क्लीवेज होगी तो हमारे पास इनिशिएटर बनेगा जिसको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं, वो बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, उसमें हमने पढ़ा था कि विनाइल मोनोमर कोई भी, जैसे इथाइलिन है, इसमें जो डबल बॉन्ड होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अटैक हो सकते हैं बाय रेडिकल। अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल या ये जो इनिशिएटर है ये अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो होमोलिटिक क्लीव होगा, उसमें से एक बॉन्ड, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उस दूसरा जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर अप होगा और बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान। और एक जो वो जो क्लीव हुआ और एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा जिसके साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया था, ऑक्सीजन। अब ये एक फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, इस पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास इनिशिएटर बना और उसके बाद इनिशिएटर के बाद नया उस इनिशिएटर ऐड हुआ, ऐड होने के बाद एक नया फ्री रेडिकल बना, ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम इनिशिएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास प्रोपेगेशन। अब चूंकि एक फ्री रेडिकल बन गया है, प्रोपेगेट करना है, प्रोपेगेट का मतलब होता है चेन को बढ़ाना, तो अब एक नया और मोनोमर ऐड करेंगे। सिमिलरली जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ था जिसके अंदर फ्री रेडिकल बना था इनिशिएशन में जो था, उसी तरीके से अब दोबारा क्लीवेज होगी, दोबारा बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन के दरमियान और दोबारा फ्री रेडिकल बनेगा। जब एक फ्री रेडिकल बन गया, इसके बाद आप मजीद ऐड करते जाते हैं मोनोमर्स और फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं। इस वजह से आपकी ये जो चेन है या ये जो आपका पॉलीमर है वो प्रोपेगेट करता है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेट करना होता है आपने उस चेन को, ग्रोइंग चेन को। और हमने पढ़ा है कि बेस्ट वे ये होता है कि दो ग्रोइंग चेन्स जो हैं आपस में वो मिलें और उसके बाद वो पेयर अप हो जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है, उसने दो ग्रोइंग चेन्स जो हैं उनको आपस में मिलाया है, उनके जो फ्री रेडिकल्स हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पेयर अप होते हैं और एक बड़ा मोनोमर बना देते हैं
और ये जो मोनोमर बनता है इस तरीके से ये टर्मिनेट भी हो जाता है और हमारा डिजायर्ड मोनोमर भी हमारे पास आ जाता है। The next one is most important type of free radical polymerization is emulsion polymerization. Emulsion polymerization is the type of free radical polymerization that usually starts with an emulsion consisting of water, monomer and surfactant. The most common type of emulsion polymerization is an oil in water emulsion, in which droplets of monomer are emulsified in the continuous water phase. Water-soluble polymers such as certain polyvinyl alcohols or hydroxyethyl cellulose can be used to act as emulsifier or stabilizer. Now students, emulsion polymerization जो है वो फ्री रेडिकल की एक ऐसी टाइप है जो कि इमल्जन से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे पास, जिसमें से एक वाटर है, दूसरा मोनोमर है, तीसरा जो है हमारे पास सरफेक्टेंट है। इसमें जो हमारे पास बहुत ही आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला जो इमल्जन होता है पॉलीमराइजेशन के लिए, वो हमारे पास होता है ऑयल इन वाटर इमल्जन। इसमें क्या होता है कि जो आपके मोनोमर्स होते हैं, जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो इमल्सिफाइड होते हैं वाटर फेज के साथ, कंटिन्यूअस वाटर फेज के साथ। और बहुत सारे वाटर सॉल्युबल्स जो हैं पॉलीमर, जैसे हमारे पास विनाइल पॉलीविनाइल अल्कोहल्स हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज हैं, ये जो है ये आपके पास स्टेबलाइजर्स के तौर पे यूज हो सकते हैं, या फिर ये जो है आपके पास इमल्सिफायर्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ emulsion polymerization. High molecular weight polymers can be made at the fast polymerization reaction या fast polymerization rate. क्या होता है कि जो बड़े बड़े हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं वो उनको बनने में बड़ी देर लगती है, लेकिन ये जो हमारे पास इमल्जन पॉलीमराइजेशन है, इसके जरिए से हम वो जो पॉलीमराइजेशन का रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। The continuous water phase an excellent conductor of heat and allows the heat to be removed from the system, allowing many reaction method to increase their rate. And the third one is, since polymer molecules can contained within the particles, viscosity remains close to that of water and is not dependent on the molecular weight. And the last one is, the final product can be used is an and does not generally need to be altered or processed. There are some disadvantages too. First one is, surfactant and other polymerization adjuvants remains in the polymer or are difficult to remove. And the last one is, for dry isolated polymers, water removal is an energy intensive process. Next one is alkylation. Alkylation is the introduction of an alkyl radical by substitution or addition into an organic compound. For example, the combining of an olefin to a hydrocarbon is an alkylation reaction. In the presence of an acid catalyst such as hydrogen fluoride or sulfuric acid, this reaction is used for the conversion of gaseous hydrocarbon to gasoline. बेटा जी, अल्काइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर। जैसे कि हम अपने ओलिफिन्स, जैसे जिनको हम अल्कीन्स कहते हैं, उनके ऊपर हाइड्रोकार्बन्स को जब अटैक करवाते हैं, किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी जो हमारे पास एसिड कैटलिस्ट है, जैसे हमारे पास वो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोजन फ्लोराइड है,
तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हम अल्काइलेशन कहते हैं। और ये जो है बेटा जी, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अल्काइलेशन प्रोसेस होते हैं, ये यूजुअली जो है एक्सोथर्मिक होते हैं। A very important example of alkylation is the formation of 2,2-dimethyl butane from ethylene and isobutane. बेटा जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम 2,2-डाइमीथाइल ब्यूटेन जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं इथीन और आइसोब्यूटेन को आपस में रिएक्ट करवा के। अब क्या होगा कि यहाँ पे अल्काइलेशन होगी, तो हमारी इथीन और आइसोब्यूटेन आपस में मिलेंगे और इनके मिलने के बाद हमारे पास 2,2-डाइमीथाइल ब्यूटेन बनेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वे है कि आप जो है कैसे अपने गैसियस हाइड्रोकार्बन्स को गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Alkylation reactions include the bonding of alkyl group to carbon. It can form a bond with carbon. It can form a bond with oxygen, with trivalent nitrogen, with tertiary nitrogen, metals, or miscellaneous elements such as sulfur or silicon. In the case of sulfur and silicon, the alkyl is in the form of alkyl halides or esters. Apart from the gasoline, other classes of product from alkylation reaction include pharmaceuticals, detergents, disinfectants, dyes, and plastics. If carbon atom is bonded with alkyl group, then it will form gasoline, alkylates, ethyl benzene. If it form a bond with hydroxyl group of alcohol or phenol, then ethers and alkalides are formed. Similarly, when alkyl group is bonded to trivalent nitrogen, then amines will form. In the case of tertiary nitrogen compound, then quaternary ammonium compounds will form. अल्काइलेशन रिएक्शंस जो होते हैं बेटा जी, उनमें आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो बॉन्डेड हो सकता है, वो कार्बन एटम के साथ भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है बॉन्डिंग, ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन के साथ भी वो बॉन्डिंग कर सकता है, टर्शियरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ भी वो कर सकता है, मेटल्स के साथ भी वो कर सकता है बॉन्डिंग, मिसलेनियस एलिमेंट्स सच एज सल्फर और सिलिकॉन के साथ भी वो बॉन्डिंग कर सकता है। अगर आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो उसके नतीजे में गैसोलीन बनता है, अल्काइलेट्स बनते हैं, इथाइल बेंजीन बनता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और वो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, या तो वो अल्कोहल्स का है या फिर वो फिनोल्स से कनेक्टेड है या फिनोल्स से रिलेट करता है, तो उसके नतीजे में ईथर्स और अल्कलाइड्स बनते हैं। इसी तरीके से अगर वो ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन के साथ बनता है तो अमाइंस बनते हैं। अगर वो टर्शियरी नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वहां पे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं। ये जो हमारे पास सल्फर और सिलिकॉन का केस था, इसमें अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, जब भी इनके साथ उन्हें बॉन्डिंग करनी है तो वो एस्टर की फॉर्म में बॉन्डिंग करते हैं। गैसोलीन के अलावा इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अल्काइलेशन के, वो फार्मास्यूटिकल्स में, यानी वो हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए, सर्फ बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स, डाइज और प्लास्टिक बनाने के भी इस्तेमाल में आते हैं हमारे पास। यहाँ पे आप नीचे फिगर में एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जिसमें आपके पास ये जो हमारे पास मिथाइलिन, ये जो अगर दो कार्बोनिल कार्बन के दरमियान मिथाइल ग्रुप हो तो इसको कहते हैं एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप या एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्टिवेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके जो एसिड्स या इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बेस है, ये आपके पास ये जो ब्लू कलर का प्रोटॉन है इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगी। जब वो उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगी, अब आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो नेगेटिव क्या करेगा, वो जो कार्बन आयन बना, वो कार्बन आयन अब अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ
और कार्बन और वो जो आपका नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर उसने अटैक किया था और उसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और वो जो बॉन्ड था अल्काइल हैलाइड, अल्काइल और हैलाइड के दरमियान, वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक होगा तो वहां पे हैलाइड उसके में से निकल जाएगा, और वो जो आपका कार्बोनिल कार्बन के साथ कार्बन था उसके साथ अब अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ब्लू कलर का ये जो R है वो अटैच्ड हो गया है मिथाइलिन मॉइटी के साथ, और अब हमारे पास जो हैलाइड है वो रिमूव हो गया है साथ। इस तरीके से ये जो अल्काइलेशन है ये होती रहती है आपके पास। Methyl and primary halides are most suitable for the alkylation reaction. In the principle, both of hydrogen can be replaced with an alkyl group. बेटा जी क्या होता है कि मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं, यानी मिथाइल हैलाइड्स और प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं, वो बहुत सूटेबल होते हैं अल्काइलेशन के लिए। उसमें क्या होता है कि इनके जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारे जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं हेलो उसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि ये जो दो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन, वो लास्ट में जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना है वो दोनों जो हैं वो क्या हो गए हैं, सब्स्टिट्यूट हो गए हैं आपके पास R के साथ, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ। अब ये होगा कैसे? फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो आपकी बेस है वो अब्स्ट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन को। ये ब्लू जो आपके पास दो दिए गए हैं इनमें से एक प्रोटॉन को वो क्या करेगी, अब्स्ट्रैक्ट करेगी। जो वो अब्स्ट्रैक्ट करेगी तो अब आपका जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको आप कार्बनाइन कहते हैं, और वो जो कार्बनाइन है अब वो अटैक करेगा नेक्स्ट जो आपका अल्काइल हैलाइड है। अब जब वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है तो वहां से हैलोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, और वो जो अल्काइल है उसका बॉन्ड बन जाता है कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ। अब आप दूसरे स्टेप के अंदर इसको देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है एक R के साथ, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ। अब नेक्स्ट बिल्कुल पहले की तरह होगा कि बेस दोबारा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी। जब वो दोबारा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी अब दोबारा वही उसी तरीके से कार्बनाइन बनेगा। जब वो कार्बनाइन बनेगा तो फिर वो क्या करता है, वो दोबारा अटैक करता है दूसरे अल्काइल हैलाइड के ऊपर। जब वो अटैक करेगा अब यहां से दोबारा हैलाइड रिमूव होगा, और कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके ऊपर दोबारा क्या लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो कार्बनाइन बनता है इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये कंजुगेशन के अंदर होता है कार्बोनिल कार्बन के साथ, इस वजह से ये बाद में रिएक्शन काबिल रहता है, वरना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड, यानी अल्काइलेशन जो है बेटा जी वो साइक्लाइजेशन के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे हो सकती है देखते हैं। अब यहां पे देखें बेटा जी, फर्स्ट जो है यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट जो लास्ट पे है आपका वो जो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप था उसके ऊपर अब 5 मेंबर रिंग बन गई है। तो ये कैसे बनती है ये हम देखते हैं। बहुत आसान वे है, इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे जो बेस है उसने उसको नाम दे दिया सोडियम एथॉक्साइड है। अब सोडियम एथॉक्साइड क्या करेगा, एक प्रोटॉन को ग्रैब करेगा जैसे हमने पहले किया। जब वो इसको ग्रैब करता है तो कार्बनाइन बनेगा। अब कार्बनाइन जो है वो क्या करता है, डाइब्रोमोब्यूटेन के ऊपर अटैक करता है। जब वो डाइब्रोमोब्यूटेन के ऊपर अटैक करेगा अब वहां पे क्या होगा, जैसे वहां पे अल्काइल के ऊपर अटैक होता था और हैलाइड रिमूव होता था, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वो ब्यूटेन के ऊपर अटैक करेगा और एक ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब ब्रोमीन रिमूव होता है एक, तो फिर वो जो सेकंड जो दिया गया है ये वाला प्रोडक्ट बनता है आपके पास। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले बेस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती थी और दूसरे हैलाइड पे अटैक होता था, अब फिर बिल्कुल वैसा ही होगा। सोडियम एथॉक्साइड जो है वो प्रोटॉन को ग्रैब करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, वो दोबारा अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर।
जब वो अटैक करता है दोबारा हैलोजन रिमूव होता है और अब बॉन्ड बन जाता है कार्बन के दरमियान जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और उस कार्बन के दरमियान जिसके ऊपर ब्रोमीन अटैच था सॉरी, और फिर वो क्या बन जाता है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाती है। इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइलेशन से हम क्या कर सकते हैं, रिंग फॉर्मेशन भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस। In the hydrolysis of either organic or inorganic compounds, water and another compound undergoes double decomposition to form two products. The hydrogen from the water goes to the one product, while the hydroxyl goes to the other product, as illustrated in the following equation. बेटा जी हाइड्रोलिसिस जो होता है, किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर ऐड करना या वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोलिसिस करवाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर और दूसरा जो कंपाउंड जिसके साथ उसको रिएक्शन करवाया जा रहा है या जिसको मतलब जिसमें उसको ऐड किया जा रहा है वो डबल डिकम्पोजिशन शो करते हैं। वो क्या कैसे होता है? अब होता ये है कि वो जो कंपाउंड है, वो जो जिसको आपने उसके साथ रिएक्शन करवाना है, उसके अगर 2 पार्ट्स हैं तो उसका एक पार्ट जो है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा वाटर के, और जो दूसरा पार्ट है वो हाइड्रोक्सिल के साथ जाएगा। अब जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि XY हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसको हमने हाइड्रोलाइज करवाया है, तो उसने आगे जो है प्रोडक्ट बनाया है HY प्लस जो है XOH। इसका क्या मतलब है, इसका ये जो Y कंपोनेंट था वो वाटर के H के साथ गया है, इसी तरीके से इसका जो OH कंपोनेंट था वो वाटर के X के साथ गया है। Now, if XY were an inorganic compound, this would be the reverse of neutralization. But in organic chemistry, hydrolysis has wide scope, which include inversion of sugar, breaking down of proteins, saponification of fats and oils. These reactions can be carried out with water alone. However, there are agents that accelerate or catalyze the hydrolysis. These includes alkalis, acids, enzymes. अगर ये जो हमारे पास XY है, अगर ये इनऑर्गेनिक होता तो ये रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता। यानी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड और आप बेस को क्या करें, मिलाते हैं, वहां पे साल्ट बनता है और आपके पास क्या होता है, वाटर बनता है। अगर आप रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जाते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप साल्ट को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और उससे एसिड और बेस दोबारा बन जाते हैं। लेकिन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका स्कोप जरा ब्रॉडर है। इसको हम इन्वर्जन ऑफ शुगर के लिए यूज किया जाता है, करते हैं इसको। इसके अलावा प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन के लिए यूज करते हैं, यानी प्रोटीन्स को वाटर के हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो दोबारा अपने रिपीटिंग यूनिट्स से मोनोमर्स में बन जाता है। इसी तरीके से जो आपके पास स्पोनिफिकेशन है फैट्स एंड ऑयल्स की, वो आप करवाते हैं। ये जो सारे रिएक्शंस है ना, ये सिर्फ वाटर के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इनको करवा सकते हैं। लेकिन हम इनको जल्दी करवाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, जैसे एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। जैसे आप शुगर के लिए अलग अलग एंजाइम्स यूज करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस हाइड्रोलिसिस इज referred to as saponification. A good example is saponification of fats and oils to glycerol and either soap or fatty acids. Ester hydrolysis is reversible and is catalyzed by both oxonium and hydroxyline. It can be either acid or alkali catalyzed. Addition of acids speed up reaction without shifting the equilibrium significantly. On the other hand, alkali addition accelerate the reaction and shift the reaction to the right so that it goes to completion.
हाइड्रोलिसिस जो है आमतौर पे इसको स्पोनिफिकेशन कहा जाता है, और बेहतरीन जो इसके एग्जांपल है वो स्पोनिफिकेशन जो है फैट्स और ऑयल्स की है, जिसके नतीजे में ग्लिसरॉल बनते हैं या फिर फैटी एसिड्स बनते हैं। ये जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है इसको आप एसिड के जरिए भी करवा सकते हैं, यानी ये एसिड कैटलाइज भी हो सकती है या फिर बेस कैटलाइज भी हो सकती है। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस के अंदर एसिड को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम को सिग्निफिकेंटली कोई शिफ्टिंग नहीं करता, लेकिन जब आप उसको बेस को उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को राइट शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। There are some other unit process which are commonly being used in our daily life. First one is sulfonation. What is sulfonation? A chemical process that involves introduction of sulfonic group or its corresponding salt or sulfonyl halide into an organic molecule. The sulfonating agents include sulfuric acid, sulfur trioxide in water and forming sulfuric acid. So sulfonation एक ऐसा अमल है जिसमें हम सल्फोनिक एसिड या फिर उसके साल्ट को, जिसको सल्फोनाइल क्लोराइड आप लोग कहते हैं, को ऐड करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब इसके लिए सल्फोनेटिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, 98% हो सकता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के अंदर, जिसको आप लोग ओलियम कहते हैं, वो हो सकता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फोनेशन. Intermediate in manufacture of phenols, xylene, deutesyl benzene, sulfonic acid, detergents, polystyrene, naphthalene derivatives and aliphatic sulfonated compounds. ये जो हमारे पास सल्फोनेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं फिनोल को यानी फिनोल की प्रिपरेशन के लिए, जाइलीन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, डोडिसाइल बेंजीन की सिंथेसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स जिनके अंदर सल्फर ग्रुप होता है उसके यूज कर सकते हैं, यानी सल्फोनिक एसिड कंटेनिंग डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नैफ्थलीन के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए भी हम सल्फोनेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिफेटिक सल्फोनेटिंग कंपाउंड्स हैं उसके लिए भी हम लोग सल्फोनेशन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है esterification. Esterification is a chemical process in which an ester and waters are formed when an organic radical is substituted in the form of molecule by an ionizable hydrogen of an acid. बेटा जी, esterification एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एस्टर बनता है। ये जो एस्टर है आप डिफरेंट वेज में बना सकते हैं। बेहतरीन जो एस्टर बनाने का फार्मूला है वो ये है कि अगर आप क्या करें कि आप कार्बोक्सिलिक का साल्ट यूज करें, जैसे एसिटाइल क्लोराइड है, उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या होता है, एस्टर्स बनते हैं। ये जो एस्टर्स हैं, एस्टेरिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडस्ट्री के अंदर। क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी? ये जो है बेटा जी प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर में ये जो है यूज हो सकता है, जैसे हमारे पास टर्फेथलेट्स है, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्काइल रीजन है, पॉलीविनाइल एसीटेट है। इसके अलावा सेलुलोज एस्टर्स वगैरह जो हैं बनाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद another substance in the presence of catalyst. The industrial importance of hydrogenation is manufacture of ammonia, manufacture of liquid fuels, hydrogenated vegetable fats,
हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटोल एंड मैनी अदर्स। बेसिकली बेटा जी, ये जो हाइड्रोजिनेशन होता है, ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा होगा, पीछे पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो जो है हमारे पास निकल हो सकता है, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। जैसे हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब अल्कीन में ऐड करवाते हैं, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे निकल है, कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जो है बेटा जी, इसको आप अमोनिया की सिंथेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड फ्यूल्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल फैट्स के लिए भी हाइड्रोजिनेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोजिनेशन के लिए भी यही प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में प्रोपाइलीन बनता है। इसके अलावा ग्लाइकोल और सॉर्बिटोल वगैरह बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजिनेशन को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। Halogenation is the introduction of halogen to our organic compound or our substance. Now, involve the addition of one or more halogen atom to an organic compound. Now, the industrial importance. Chlorinated compounds are used in the hydrocarbons chlorohydrocarbons such as chloroform, ethylene, chlorohydrin, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओलिफिनिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स। ये जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैं, ये क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रोन है हमारे पास, इसके अलावा डीडीटी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ओलिफिनिक एसिड्स हैं, और इसके अलावा एसिड क्लोराइड्स हैं। इन सब के अंदर जो है हम हैलोजिनेशन को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज नाइट्रेशन। Nitration is the introduction of nitro group to our organic compound is known as nitration. Now, this is the introduction of one or more nitro group into an organic compound. Monovalent atoms or groups of atoms are replaced by nitro group. Now, the industrial importance. Industrial solvents, dyestuffs, explosive, pharmaceuticals and intermediates in the production of amines. ये जो नाइट्रेशन होती है बेटा, ये नाइट्रो ग्रुप की क्या होती है, एडिशन होती है या इंट्रोडक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये जो है बेटा इंडस्ट्रियली तौर पर सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होता है। इसके अलावा आपके पास फार्मास्यूटिक्स में इस्तेमाल होती है ये जो नाइट्रेशन है। इसके अलावा अमाइंस की प्रोडक्शन में भी आप लोग क्या करते हैं, नाइट्रेशन को यूज करते हैं। तो ये थे बेटा सारे हमारे पास यूनिट प्रोसेस जिनको हमने डिस्कस किया है। इनमें हमने पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया। पॉलीमराइजेशन में हमने फिर उसके अलग अलग प्रोसेस देखे, जिसमें हमने उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन के थे हमारे पास। इसके अलावा एमल्जन पॉलीमर को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अल्काइलेशन को यूज किया और उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। उसके बाद हमने जो है ये यूनिट प्रोसेस हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास स्टेरिफिकेशन था, इसके अलावा नाइट्रेशन था, हैलोजिनेशन था, हाइड्रोजिनेशन था। इन सब चीजों को भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर।